हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट। तो है ये आज का टेस्ट है, ये 25 नंबर का है। इसके पहले इसमें एक वीडियो बना दिया गया है जो कि उसमें 30 क्वेश्चन हो चुका है, उसके आगे सर्च किया जाएगा। और इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024 में लिखकर 2024 लिखेंगे तो आपको ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। और जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सब टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वही टेलीग्राम ही एक माध्यम है जो कि आप उस पर कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कोई भी बात करना हो, कोई भी समस्या हो, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो उससे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करेंगे। और इसके पहले जो 30 क्वेश्चन तक हुआ है ये पिछले वीडियो में हुआ है, तो उसको भी जाकर देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि इसके सदस्य देशों की संख्या 50 से अधिक है। दूसरा है इसका सबसे बड़ा शेयर धारक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तीसरा, यह केवल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश करता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। चलिए देखिए, ये 50 से इसके सदस्य देशों की संख्या 50 से अधिक है। ठीक है, 50 से अधिक है, लगभग 68 है, 68 देश सही है। दूसरा है कि इसका सबसे बड़ा शेयर धारक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। क्या ये है क्या? दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए ADB के 5 सबसे बड़े शेयर धारक जो कि जापान है, फिर USA है, तब चाइना आएगा आपका, और उसके बाद तब भारत आएगा, इंडिया, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा है, देखिए यहाँ पर केवल लिखा है कि केवल कह रहा है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान, इक्विटी देता है। तो क्या ऐसा है क्या? तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। ये सभी देशों को दे सकता है आवश्यकता पड़ने पे। तो सिर्फ एक ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर A लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देना। दूसरा है एक लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करना। तीसरा है उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार प्रसार करना। उपयुक्त कथनों में से कितने 19वीं शताब्दी में अपने गठन के आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय ये कांग्रेस का क्या था कि देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देना। ठीक बात है। दूसरा है एक लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करना। ठीक है। तीसरा है उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार प्रसार हुआ। तो ये भी ठीक है। तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर C लग जाएगा। सभी के सभी कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। नेक्स्ट है 33 नंबर। 18वीं शताब्दी के अवध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध राज्य लखनऊ का जो एरिया है, इसका उदय तुगलक साम्राज्य में विघटन से हुआ। दूसरा है इसकी स्थापना बुरहान उल मुल्क सादत खान ने की थी। और तीसरा है अवध राज्य की प्रथम राजधानी लखनऊ थी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। देखिए अवध राज्य का जो उदय था ये तुगलक नहीं बल्कि मुगल में हुआ था। ठीक है, पहला कथन गलत। दूसरा है इसकी स्थापना बुरहान उल मुल्क सादत खान ने किया था। तो ये ठीक है। तीसरा है कि अवध की राज्य की प्रथम राजधानी जो है लखनऊ है। तो ये गलत हो जाएगा, फैजाबाद थी। तो पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है, यानी कि एक कथन सही हुआ, ऑप्शन नंबर A लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वेवेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गवर्नर जनरल को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे। और दूसरा, हिंदुओं और मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 34, तो देखेंगे कह रहा है कि गवर्नर जनरल को छोड़कर कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होने थे। पहला कथन गलत है। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर था।
ठीक है। दूसरा है कि हिंदुओं और मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना था। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। उनकी संबंधी जनसंख्या के अनुसार नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व मिलना था। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के जनसंख्या के अनुसार नहीं था। तो दोनों के दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। दोनों के दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में सुर्खियों में रहा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि IMEC निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरता है? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, जॉर्डन, इटली। कितने सही हैं? 1 2 3, 2 3 4 5, 3 4 5 या 1 2 4? चलिए देखेंगे। देखिए इटली है इसमें, जॉर्डन भी है, इजराइल भी हो जाएगा और संयुक्त अरब अमीरात भी हो जाएगा। ओमान हटा दीजिए। एक जैसे ही हटाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5। चलिए आगे बढ़ेंगे, 36 नंबर देखेंगे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और चटगांव के नेशनल स्कूल में अध्यापक बन गए। इस कारण वे मास्टर दा के नाम से विख्यात थे। क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें 1926 से 1928 तक 2 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया और जेल में रहने के दौरान भी वे कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे। वे चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित थे। इसके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया तथा जनवरी 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। ये जो परिच्छेद लिखा गया था ऊपर, किसके बारे में है? चितरंजन दास, सूर्यसेन, सचिन सन्याल या काजी नजरुल इस्लाम। 36 नंबर क्वेश्चन। तो ये सूर्यसेन के बारे में बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, सूर्यसेन। देखिए सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, के नेशनल स्कूल में अध्यापक बन गए। इस कारण वे मास्टर दा के नाम से विख्यात थे। क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें 1926 से 1928 तक के 2 वर्षों तक की बंदी बनाकर रखा भी गया था। जेल के दौरान रहने में कांग्रेस के लिए कार्य भी करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में पुर्तगालियों के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे? पहला है वे धार्मिक रूप से असहिष्णु थे तथा जबरन धर्मांतरण में लिप्त थे। दूसरा है वे जहाजरानी के विकास में अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में पिछड़ गए थे। तीसरा है पुर्तगाली व्यापारियों को वहाँ के जमींदार अभिजात वर्ग की तुलना में बहुत कम शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। कितने सही हैं? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या 1 2 3? क्वेश्चन नंबर 37। तो वे धार्मिक रूप से असहिष्णु तथा जबरन धर्मांतरण में लिप्त थे। ठीक है। वे जहाजरानी के विकास में अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में पिछड़ गए थे। ठीक है। पुर्तगाली व्यापारियों को वहाँ के जमींदार अभिजात वर्ग की तुलना में बहुत कम शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। ये भी ठीक है। ऑप्शन डी लगा देंगे, सभी के सभी कथन ठीक हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित नेताओं पर विचार कीजिए। बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्रा। उपयुक्त में से कितने व्यक्तित्व अवध किसान सभा से संबंधित थे? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं? तो देखेंगे इसमें बाबा रामचंद्र भी हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, गौरी शंकर मिश्रा भी हैं। ऑप्शन सी लगा देंगे, सभी के सभी कथन सही हैं। गौरी शंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू, माता बादल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे और केदारनाथ, ये लोग थे। चलिए 39 नंबर देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महात्मा गांधी ने वादा किया था कि यदि असहयोग कार्यक्रम पूर्ण रूप से लागू किया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज हासिल किया जा सकता है। और वही दूसरा है 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस संविधानेतर जन कार्रवाई कार्यक्रम शुरू करने में अनिच्छुक थी। और तीसरा, कांग्रेस ने हिंदी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का उपयोग करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने का निर्णय लिया। कितने सही हैं इसमें से? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं? 39 नंबर। तो देखिए गांधी जी ने वादा किया था कि यदि वह कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो 1 वर्ष के भीतर जो है स्वराज हासिल हो जाएगा। ये कथन सही है।
दूसरा है कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस संविधानेतर जन कार्रवाई कार्यक्रम शुरू करने में अनिच्छुक थी, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि कांग्रेस ने हिंदी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का उपयोग करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने का निर्णय लिया, तो ये तीसरा भी कथन हटा देंगे इसमें, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें एक ही कथन होगा, ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिसर में विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई थी। और दूसरा, अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद के सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों के नामांकन की अनुमति प्रदान की गई थी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें देखेंगे पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। जब दूसरा गलत है तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। ठीक है, अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद के सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों के नामांकन की अनुमति प्रदान की गई थी, कथन गलत है। और पहला है कि अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई थी, ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा, ओनली वन होगा। चलिए 41 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस विद्रोह की शुरुआत नस्लीय भेदभाव, दुर्व्यवहार और अरुचिकर भोजन के विरोध में हुई थी। और दूसरा, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। और तीसरा है, वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के नौसेना सैनिकों से आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया था। तो कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41। तो इस विद्रोह की शुरुआत नस्लीय भेदभाव, दुर्व्यवहार और अरुचिकर भोजन के विरोध में हुई थी, सही है। दूसरा है, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, सही है। तीसरा है, वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने नौसेना के सैनिकों से आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया था, तो ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, तीनों के तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 42। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया और आचार्य विनोबा भावे। तो ये थे 1940 में अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। 43 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों के एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और दूसरा है, गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जाने का और इन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रावधान किया गया। और तीसरा है, भारत की बहुसंख्यक आबादी को मत देने का अधिकार दिया गया था। कितने सही हैं? ऑप्शन पहले देख लीजिए, केवल एक, या एक और दो, या ओनली थ्री, या टू और थ्री। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए देखिए, इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों के एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ठीक है। दूसरा है, गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जाने का और इन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रावधान किया गया, तो ये भी ठीक है। तीसरा कहता है, भारत की बहुसंख्यक आबादी को मत देने का अधिकार दिया गया था, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। बहुसंख्यक नहीं है, बल्कि 14% है। 14% को ही मत देने का अधिकार दिया गया। तो इसमें एक और दो कथन सही है, एक और दो। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तेंदुए की आबादी का आकलन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किया जाता है। और दूसरा है, भारत में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 44। चलिए देखेंगे। कह रहा है कि तेंदुए की आबादी का आकलन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किया जाता है, जो कि पहला कथन गलत हो जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है? ये
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि भारत में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है, तो ये सही है। आपसे क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुआ था, मतलब इसकी स्थापना कब हुआ था ये पूछ रहा हूँ मैं। तो पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही। ऑप्शन नंबर बी लगेगा, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 45। भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का तत्कालीन कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता, द्वितीय विश्व युद्ध, कैबिनेट मिशन की विफलता, गोलमेज सम्मेलन की विफलता। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्रिप्स मिशन की विफलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1909 के मार्लेमेंटो सुधार ने सदस्यों को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया। वही दूसरा है कि इसके तहत विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेट के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और तीसरा है कि इन सुधारों ने भारत में सभी महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46। तो 1909 के मार्लेमेंटो सुधारों ने सदस्यों को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया। ठीक है। वही दूसरा है कि इसके तहत विश्वविद्यालयों और प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेट के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, तो ये भी ठीक है। और तीसरा कथन देखेंगे इसमें, इन सुधारों ने भारत में सभी महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया था, तो ये कथन आपका हो जाएगा गलत। तो मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत हो जाएगा। 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने महिला संपत्ति धारकों को सीमित मताधिकार प्रदान किया था। तो ये न कि महिलाओं को अधिकार दे दिया गया था चुनाव लड़ने का। तो इसमें ऑप्शन लगाएंगे बी, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक को विरोध का प्रतीक बनाया। और दूसरा कथन है, नमक पर सरकार को अलोकप्रिय एकाधिकार के माध्यम से उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष जुटाने की आशा थी। कितने सही हैं? कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन पहला सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। तो देखेंगे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक को विरोध का प्रतीक बनाया था, ये तो हुआ था, सही है। और दूसरा है क्योंकि नमक पर सरकार के अलोकप्रिय एकाधिकार के माध्यम से उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष जुटाने की आशा भी थी, तो सही तो बात है, इसीलिए तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 48। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किसके विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? क्रांतिकारियों के दमन के विरोध में, या लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में, या सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पारित करने के विधेयक में, या तो गांधी जी ने बिना गोलमेज सम्मेलन के प्रारंभ होने के विरोध में। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पारित करने के विरोध में हुआ था। देखिए क्या हुआ था कि HSRA के नेतृत्वकर्ता द्वारा जनता को यह समझाने का निर्णय किया गया कि उसका उद्देश्य अब परिवर्तित हो गया है, तथा वे एक जन क्रांतिकारी की विश्वास करते थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर व्यापार विवाद विधेयक को पारित के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। लड़कियों की शिक्षा के अवसरों और परिणामों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को दर्शाने वाली वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। किसके द्वारा? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 1937 में गठित विभिन्न कांग्रेस मंत्रिमंडलों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रांतीय सरकारों द्वारा प्राप्त आपातकालीन अधिकारों को रद्द कर दिया गया। दूसरा है, उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निर्वासन आदेश रद्द कर दिए। कितने सही हैं?
केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे तो प्रांतीय सरकारों द्वारा प्राप्त आपातकालीन अधिकारों को रद्द कर दिया, ये कथन सही है। दूसरा है कि उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया तथा राजनीतिक कार्रवाई कार्यकर्ताओं के निर्वासन आदेश रद्द कर दिए, तो दूसरा कथन ये भी सही हो जाएगा। दोनों के दोनों कथन सही, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। चलिए 51 नंबर देखेंगे। ब्रिटिश भारत में प्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, मेयो या मेटकॉफ? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड मेटकॉफ। देखेंगे 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना और उसने भारत में प्रेस को स्वतंत्र करके स्वयं को प्रतिष्ठित किया और भारत में प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने का भी उत्तरदायित्व लिया था। चलिए 52 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA से संबंधित नहीं है? मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, कल्पना दत्त, शाहनवाज? तो इसमें देखिए कल्पना दत्त नहीं है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, कल्पना दत्त, बाकी सभी हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन का स्थगन, श्रमिक वर्ग के आंदोलन का उदय, रूसी क्रांति उपयुक्त में से कितने 1920 के दशक में क्रांतिकारी संघर्ष के उदय के कारण हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53। तो असहयोग आंदोलन का स्थगन है, श्रमिक वर्ग के आंदोलन का उदय है, रूसी क्रांति भी है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी के सभी कथन हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करिए। पहला है पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना, दूसरा है कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट को लागू करना, तीसरा है विश्वविद्यालय आयोग का गठन। कितने कदम लॉर्ड कर्जन द्वारा उठाए गए थे? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54। तो पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कौन कर्जन द्वारा उठाया गया था? कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट को लागू करना ये भी है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन ये भी है, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र और नेता, बंगाल गजट हेनरी लुई विलियम डेरोजियो, बंगदत्त द्वारकानाथ टैगोर, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए पहला का जो है ये 19 जनवरी 1780 को भारत और एशिया के पहले मुद्रित समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा, किसके? जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट शुरुआत किया गया था। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि बंगदत्त द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब नेक्स्ट 56 नंबर। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है? रियासतों को अपने क्षेत्रों में तैनात ब्रिटिश सैनिकों के रखरखाव के लिए भुगतान करना आवश्यक था। दूसरा है इस संधि के तहत रियासतों को अपनी सेनाएं भंग करनी पड़ती थी। और तीसरा है इसके तहत अंग्रेजों को संधि स्वीकार करने वाली रियासतों के आंतरिक मामलों पर नियंत्रण प्राप्त हो गया। और चौथा, हैदराबाद का निजाम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था। कितने इसमें बताना है, कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56। तो रियासतों को अपने क्षेत्रों में तैनात ब्रिटिश सैनिकों के रखरखाव के लिए भुगतान करना आवश्यक था, सही है। दूसरा है इस संधि के तहत रियासतों को अपनी सेनाएं भंग करनी पड़ती थी, ठीक है। तीसरा है कि इसके तहत अंग्रेजों को संधि स्वीकार करने वाली रियासतों के आंतरिक मामलों पर नियंत्रण प्राप्त हो गया, तो ये कथन गलत है, आंतरिक नियंत्रण नहीं था। तब तो तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो कौन सा गलत हुआ? तीसरा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। चलिए 57 नंबर देखेंगे। सी राजगोपालाचारी फार्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस की स्वतंत्रता मांग का समर्थन किए जाने का प्रावधान था। वही दूसरा है कि इसके अंतर्गत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग करने की सिफारिश की गई थी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। तो इसमें मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किए जाने का प्रावधान था, ठीक है। दूसरा है इसके अंतर्गत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को आत्मनिर्णय
आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग करने की सिफारिश की गई, ये भी ठीक है। दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए 58 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अमला गांव से लगान वसूल करने के लिए जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी था। दूसरा है, जोतदार धनी किसान थे जो साहूकारी कार्यों तथा स्थानीय व्यापार पर नियंत्रण रखते थे। और तीसरा है, बरगादार अमीर जमींदार थे जो श्रमिकों के माध्यम से अपनी भूमि पर खेती करते थे। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। तो अमला गांव से लगान वसूल करने के लिए जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी था, पहला कथन सही है। दूसरा है, जोतदार धनी किसान थे जो साहूकारी कार्यों तथा स्थानीय व्यापार पर नियंत्रण रखते थे, दूसरा भी सही है। तीसरा कथन है कि बरगादार अमीर जमींदार थे जो श्रमिकों के माध्यम से अपनी भूमि पर खेती करते थे, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, जोतदारों के अधीन भूमि के एक बड़े भाग पर बटाईदारों के माध्यम से खेती की जाती थी। अब बटाईदारों को अधिकार अथवा बरगादार कहा जाता था। तो इसमें दो कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, 59। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एस ए डांगे, शौकत उस्मानी, फिलिप स्प्रैट और बेन ब्रैडली कितने मेरठ संयंत्र केस से संबंधित थे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, है तो सभी चार। तो एस ए डांगे, शौकत उस्मानी, फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडली सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी स्थापना वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दूसरा है, इसने वेदों को अचूक माना। तीसरा है, इसने छुआछूत का विरोध किया तथा सामाजिक समानता की वकालत की। और चौथा है, इसके कुछ अनुयायियों ने पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में स्कूलों और कॉलेजों की एक श्रृंखला शुरू की थी। बताना है कि उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस संगठन का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? परमहंस मंडली, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए, ये जो बात किया गया ऊपर चारों, ये आर्य समाज के बारे में बात किया गया। फिर से पढ़ के सुना देता हूँ मैं। इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों का अचूक माना, छुआछूत का विरोध किया, सामाजिक समानता की वकालत की। इसके कुछ अनुयायियों ने पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में स्कूलों और कॉलेजों की श्रृंखला भी शुरू किया था। डीएवी कॉलेज एक उसमें है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में सुर्खियों में रहा लैंगिक असमानता सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूरोपीय लैंगिक समानता संस्थान। इसमें ऑप्शन सी लगा देंगे, यूएनडीपी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो देखेंगे ये है यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट, और ये टेस्ट नंबर 25 है। इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024 लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इस पर जुड़िए। जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं और जो भी पीडीएफ होता है सब यहाँ पर प्रोवाइड होता है। जो भी आपका कोई भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पे दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग से जुड़िए टेलीग्राम से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। जो भी टेस्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का उनको ये वीडियो शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।